नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव चौहान स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे क्राउन रूल के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। पिछली बार हमने देखा था कमरी रूल के बारे में, जो स्टार्ट होता है 1773 से 1858 तक के लिए। आज हम देखेंगे क्राउन रूल जो स्टार्ट होगा 1858 से 1947 तक के लिए। इस पीरियड ऑफ टाइम में काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए। इसमें पहला जो था वो बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, Indian Council Act 1861, Indian Council Act of 1992, Indian Council Act of 1909, the Government of India Act 1990, the Government of India Act 1935 and Indian Independence Act of 1947। इतने सारे एक्ट इन्होंने बनाए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं डिटेल में इनको पढ़ना, क्या क्या इसके अंदर इन्होंने गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसके अंदर में 1857 की जो अपराइजिंग हुई थी उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका रूल ख़त्म कर दिया। उसका रूल ख़त्म किया और क्राउन रूल लागू किया, जिसको इन्होंने नाम दिया गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट को इन्होंने नाम दिया, जिसके चलते हुए ही अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर टू द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। इसके फीचर्स क्या क्या हुए? चेंज द डिज़ाइन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वायसराय ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया बनाया गया। वायसराय इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। बोला कि ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा वायसराय। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो हमारे फर्स्ट वायसराय बने। एंड इन्होंने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को भी ख़त्म किया, जिसके अंदर में बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड काउंसिल ऑफ डायरेक्ट्स आते थे। और इन्होंने एक न्यू ऑफिस भी बनाया वायसराय के लिए, जिसको अथॉरिटी थी कंट्रोल करने की इंडिया की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एंड एस्टेब्लिश द 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट एंड सेक्रेटरी फॉर द इंडिया। ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। और वायसराय को ही चेयरमैन बनाया गया इन सभी काउंसिल्स का। लार्जली कन्फाइंड इम्प्रूवमेंट दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म का, बाय विच द इंडियन गवर्नमेंट was supposed to control in England। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, द सम इंडियंस आर नॉमिनेटेड एज द ऑफिशियल मेंबर ऑफ द वॉइसरॉय ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये देखें यहाँ पे एक इन्होंने काम किया कि इंडियंस को भी अब ये जगह देने लगे, क्योंकि जो 1857 में हुआ अब वो नहीं चाह रहे थे कि दो दोबारा से हो, जिस वजह से वो इंडियंस को भी साथ लेके चलेगा, एक दिखावा कर रहे थे। क्योंकि मगर इस काउंसिल के अंदर इंडियंस के पास में कोई पावर नहीं थी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को रखा हुआ था, ना क्वेश्चन पूछने की पावर थी, ना कोई कोई काम करने की पावर थी, ना कोई आप कुछ चीज़ पूछ सकते थे। देन decentralization given to legislative powers to the provinces of Madras and Bombay। डिसेंट्रलाइजेशन किया गया पावर ऑफ प्रोविंस मद्रास और बॉम्बे का। पावर्स आर गिवन टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, जो सेंट्रलाइज कर दी गई थी कंपनी रूल के टाइम पे। अब थोड़ा सा पावर को रिलीज किया गया। इस्टेब्लिश ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस भी किया गया। नई नई प्रोविंसेस के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, जो बेसिकली बनी थी नॉर्थ में और पंजाब के सेल्स में। ठीक है। और वायसराय टू मेक द रूल एंड एड फॉर द मोर कन्वर्ट ट्रांजेक्शन्स फॉर द बिजनेस इन द काउंसिल। अब ये चीज़ एक देखने वाली है कि वायसराय को पावर दे दी गई थी कि वो अपने तरीके से रूल को पेंड और बना सकता था, जिससे वो बिजनेस को तेजी से बढ़ाए। अगर आप देखें तो आज भी यही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है इंग्लैंड में, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के अंदर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंडियन इंग्लैंड के अंदर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द कंट्री डज नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंग्लैंड ही ऐसी कंट्री है जिसके पास में अपना खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उसकी पार्लियामेंट समय समय पे एक्ट पास करती है, वही रूल की तरह उनके काम करते हैं। अब आगे देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसके अंदर उन्होंने क्या किया? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्रीज
इन सेंट्रल एंड प्रोविजनल ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज कर दिया गया, साइज को लार्ज किया गया सेंट्रल एंड प्रोविजनल काउंसिल्स में, और पावर्स भी दी गई क्वेश्चन पूछने की, एड्रेस द क्वेश्चन फॉर द बजट, बजट में क्वेश्चन पूछने की पावर दी गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती थी वो रिकमेंडेशन पे आती थी बाय गवर्नमेंट, गवर्नर के, ठीक है, जिसके अंदर में लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जैसा काम होता था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड, ये सब का काम होता है, जो फालतू के जो जिन पे जिससे ब्रिटिशर्स को कोई फायदा नहीं होता था वो सारा काम लेजिस्लेटिव काउंसिल देखती थी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसके अंदर लॉर्ड मार्ले जो थे वो सेक्रेटरी थे, लॉर्ड मिंटो वॉइसराय थे। इसकी फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें भी साइज को काउंसिल की इंक्रीज किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल प्रोविजनल काउंसिल दोनों में इंक्रीज किया गया। इसमें जो 16 मेंबर्स थे इसको बढ़ा के 60 मेंबर्स कर दिया गया था, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए थे इस काउंसिल के अंदर। एंड रिवोल्यूशन एंड ऑफ वोट किया गया, सबसे बड़ा जो काम हुआ था इसके अंदर की वोटिंग की पावर अब दी गई, बजट में क्वेश्चन पूछने की पावर भी दी गई। इंडियन प्रोविंसल फॉर द एसोसिएट ऑफ इंडिया विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय एंड गवर्नमेंट, जो इंडियन प्रोविंसेस के जो मेंबर्स थे उसमें से कुछ मेंबर्स को वायसराय की काउंसिल में भी रखा गया, और जो लॉ मेकिंग मेंबर्स बने हमारे यहाँ, तो फर्स्ट लॉ मेकिंग मेंबर्स जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी हुए। ये एक्ट इम्पॉर्टेंट इस वजह से नहीं है कि इसमें काउंसिल का पावर दिया गया है या ये बजट में क्वेश्चन पूछने की पावर दी गई। इसका इम्पोर्टेंस इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। इसी के अंदर पहले ही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। कैसे? द गिवन द सेपरेट इलेक्टोरल टू द मुस्लिम इंट्रीजिंग बाय द कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब क्या था कि जैसे कि किसी एरिया में अगर वोटिंग हो रही है, अगर मुस्लिम मेंबर्स खड़े हैं तो वहाँ पे मुस्लिम मेंबर्स ही वोट करेंगे, बाकी कोई मेंबर्स इसमें वोट नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन तरीके का इन्होंने काम किया। इसी में एक क्वेश्चन बनता है, हु इज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड मिंटो। मिंटो ने शुरू किया था इसको, ये क्या जाते हैं फादर, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब आगे चल के हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए, काफ़ी सारी पावर्स को सेपरेट भी किया गया इसके अंदर, सब्जेक्ट की एक बकेट लिस्ट बनी, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस थे जिनसे ब्रिटिशर्स को काम था वो उन्होंने सेंट्रल में रखे, बाकी सारे उन्होंने प्रोविंसल में डाल दिए। इन सब के बारे में देखते हैं। रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमांडिंग द सेपरेशन। थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया सेंट्रल का प्रोविंसेस के ऊपर, थोड़ा सेपरेशन किया गया पावर का, डिवाइडेड द सब्जेक्ट इनटू पार्ट्स, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया थोड़ा सा पावर को। फिर जो सब्जेक्ट्स को डिविडेशन हुआ उसको किस आधार पे हुआ? सेंट्रल एंड प्रोविंशनल के आधार पे हुआ। जो प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेशन थे जैसे डायरेक्टरी इंस्टीट्यूट्स एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज चेंज टू एंड रिवर्स द मिनिस्ट्री कंट्रोल एंड ट्रांसफर द टॉप लिस्ट ऑफ द टॉपिक। अब ये जो था ट्रांसफर द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर विद द मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अंदर में जो भी था कि गवर्नर के अंदर कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी पावर थी सब ये ट्रांसफर्ड के अंदर रखी हैं। रिजर्व के अंदर क्या क्या रखा गया? एडमिनिस्ट्रेट बाय गवर्नर एंड हिज काउंसिल बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ड्यूल स्कीम का एक गवर्नमेंट का गवर्नेंस रखी गई जिसको डायरकी बोला गया। इसके अंदर 3/6 आउट ऑफ 6 मेंबर इन वॉइसराय एग्जीक्यूटिव इंडियन काउंसिल। एक वॉइसराय की काउंसिल बनी जिसके अंदर 3/6 के रेशियो में मेंबर्स थे, मेंबर हुए, जिसमें थ्री थ्री इंडियन थे
और बाकी 3 जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। It provided the establishment of Public Service Commission, hence the Central Public Commission was set up in 1926. पब्लिक सर्विस कमीशन बना 1926 में इसकी वजह से। ठीक है, और भी काफ़ी चेंजेस हुए इसके अंदर। एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव का प्रिंसिपल और बढ़ाया गया। पहले मुस्लिम्स तक था, अब इसको सिख और क्रिश्चियन में भी किया गया। सपोर्टेड द प्रोविजनल बजट फॉर द सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव, अलग अलग बजट का सजेशन दिया गया। अब इसके थोड़े सिग्निफिकेंट देख लेते हैं क्या हुए। ये 1999 का ये जो एक्ट बना, ये बोला गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि इसका रिव्यू एक होगा। रिव्यू क्या होगा? रिव्यू हर 10 साल में होगा कि कैसे क्या वर्क किया गया, कितना ये इफेक्टिव रहा, ये सबको देखा जाएगा। जिसके लिए एक कमीशन हमारे यहाँ आया था, साइमन कमीशन, जिसके रॉलेट एक्ट ऑथराइज द इम्पोजिशन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल। रॉलेट एक्ट जैसे कानून इस एक्ट के जरिए बनाए गए, जिसकी वजह से जैसे कि कोई भी पर्सन को उठाया जा सकता था, जेल में डाला जा सकता था, कोई भी ट्रायल नहीं होगा, उसको सजा सुनाई जा सकती थी, जिसका काफ़ी सारा विरोध भी हुआ। उसके बाद में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में दी। उसके बाद में एक अमेंडमेंट, एक तरीके का नया फ्रेश एक्ट आया, जिसको कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे एक्ट मौजूद हैं। इसको काफ़ी डिटेल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लिया गया है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ। ये सेकेंड माइलस्टोन टूवर्ड कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ ये बोला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। ये हमारा दूसरा कदम है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ। इन्होंने क्या किया? established of all the Indian Federation and the provincial state of India। इंडियन फेडरेशन बनाने का इन्होंने परमिशन दिया, यानी कि पार्टीज एसोसिएशन वगैरह हम बना सकते थे। डायरकी जो थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। इसके अंदर एक्ट डिवाइडेड इनटू पावर्स, तीन तीन पार्ट में ये बटा हुआ था, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट। जो फेडरल था फॉर द सेंटर 59 आइटम्स उसके अंदर थे, प्रोविंशियल जो थे उसके अंदर 54 आइटम्स थे, एंड कंकरेंट जो थे जिसके अंदर 36 आइटम थे। कंकरेंट का मतलब ये था कि जिससे साझा दोनों लोग एक साझा काम करेंगे, ये था। Intrusion of bicameral in 6 out of 11 provincial has many restrictions placed on them. Separated electorate for depressed class and women laborers। एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया डिप्रेस्ड क्लास के लिए, जो दबे कुचले वर्ग थे उनके लिए और महिलाओं के लिए। अराउंड 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। 10% ही वोटिंग के लिए एलिजिबल थी उनके कैटेगरी के हिसाब से वोट करने के लिए। सबसे बड़ा काम जो हुआ था, आरबीआई बनाई गई। आरबीआई बनाई गई 1935 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ये क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन से ईयर में आरबीआई बनाई गई? तो आरबीआई 1935 में बनाई गई थी, एस्टेब्लिश किया गया। एस्टेब्लिश फेडरल कोर्ट बनाया गया विच इज सेटअप इन 1937। फेडरल कोर्ट का जो भी वर्क का काम था वो 35 में है, बट एस्टेब्लिश्ड फेडरल कोर्ट जो हुई थी, फेडरल कोर्ट, वो 1937 में हुई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी इस्टेब्लिश किए गए। हम इसके ड्रॉबैक्स क्या हुए वो भी हम जानेंगे, और कॉज क्या हुए वो भी हम जानेंगे। अगर हम कॉज की अगर बात करें, ये हुआ क्यों, तो इसमें मेन कॉज था साइमन कमीशन का।
सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सत्याग्रह जो लॉन्च किया गया था गांधी जी की तरफ से 1930 में, एंड फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ 3 राउंड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, 3rd राउंड कॉन्फ्रेंस जो 1930 में, 31 में, 32 में हुई, जिसका वो निष्कर्ष निकला, उसकी वजह से ये सभी कॉज हुए। एंड गांधी इरविन पैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये और इंडिया का गांधी अंबेडकर का पूना पैक्ट, इन सभी को देखते हुए ये एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेके आया गया। अब इसके बाद में आता है हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया 1947। अब इसमें बोला गया कि भाई इंडिया को हम डिक्लेयर करेंगे सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट। अगर हम इससे पहले हम इसकी कॉज के बारे में जाने, भाई इतने दिनों से कहाँ ये रूल कर रहे थे, तो अचानक से तो छोड़ने वाले थे नहीं, तो इसके तरफ इसके पीछे कॉजेज क्या थे, क्यों ये जाना चाह रहे थे, क्यों इनको छोड़ने पे मजबूर किया गया। तो फर्स्ट कॉज जो सबसे बड़ा कॉज था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, ब्रिटिश वीक था, इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, रोल ऑफ आईएनए आउटसाइड ऑफ इंडिया, हमारे जो इंडियन आर्मी जो थी आईएनए, जो बाहर से डैमेज कर रही थी ब्रिटिश को, वो भी काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान कर रहे थे। एंड रिवॉल्ट जो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने इंडिया में कर दिया था, उसकी वजह से भी सिचुएशन को संभालना इनके लिए मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से ये उन्होंने स्टार्ट किया। तो प्रोविजन, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर द सॉवरेनिटी स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। 1947 15 अगस्त को हमको आज़ादी दी गई, मगर बात पहले से ही चल रही थी, जुलाई में ही ये उन्होंने बोल दिया था कि अब हम यहाँ से जाएंगे, बट जाने से पहले एक प्रॉपर तरीके से हम इंडिपेंडेंस तो सारा कामकाज इन काउंसिल्स को हैंड ओवर करके जाएंगे, और इसके लिए ये अंग्रेज रहे और उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प की। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर तरीके से हैंड ओवर करने के बाद में वो गए। एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द सर्टेन पॉइंट्स। सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो आ गया था कि इंडिया पाकिस्तान का अलग होना, अबॉलिश द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी की पोस्ट हटा दी गई थी, गवर्नर जनरल, प्रोविजनल गवर्नर जनरल एंड कॉन्स्टिट्यूशन हेड सभी को हटा दिया गया था, वायसराय की भी पोस्ट हटा दी गई। उसके बाद में दोबारा से एक बार में गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया बनता है। ये मेन है कि 1858 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के वायसराय किया गया, उसके बाद में फिर से 1946 में गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो जो बने थे वो थे लॉर्ड माउंट बैटन। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी ब्रिटिश क्राउन रूल के बारे में। अब आने वाले में हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर ड्राफ्टिंग कमीशन, एंड कैसे इंडिया डिवाइड होता है लिंग्विस्टिक पावर्स के ऊपर। ये सभी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।